दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आज की वीडियो में हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के, भारत के भूगोल खंड के साथ साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के अंतर्गत भारत के भूगोल का भाग 7। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है और आप में से बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे इसका उत्तर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखिए, सही उत्तर है ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन से है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन में प्रगति से है और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि या ऑपरेशन फ्लड को दोस्तों श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके देखिए, नकदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग का अर्थ होता है पशुपालन और शस्य उत्पादन को साथ साथ करना। और दोस्तों कृषि की वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, जिसमें केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित हो, या डेयरी उद्योग को शामिल किया जाता है, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके मुर्रा, भदावरी, सुरती या टोडा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सुरती। दोस्तों भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और ये भैंस की दुधारू नस्ल है। और इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है और गिर गुजरात में स्थित प्रमुख जिला है और यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 1960 में। 1960 में दोस्तों भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उधमपुर उत्तराखंड में है, ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में किया गया था और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। दोस्तों पशुओं का चारा या फॉडर जो होता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि और इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है वो किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? ऑप्शन है रबी या खरीफ, खरीफ और जायद, केवल रबी या केवल खरीफ। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल रबी। दोस्तों शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होता है उससे होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत में वर्षा करते हैं और दोस्तों ये वर्षा रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है भेड़ पालन, लामा का पालन पोषण, कुक्कुट पालन या कपास या सूत की खेती। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, भेड़ पालन। दोस्तों बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी गतिविधियां भेड़ पालन से संबंधित हैं और भेड़ें मुख्य रूप से दोस्तों मांस उत्पादन और ऊन के लिए पाली जाती हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ऑप्शन है देखिए, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में और प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, सही है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और अलसी। ये दोस्तों भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं और इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उत्तर भारत में खरीफ में और दक्षिण भारत में रबी की फसल है तिल, और इसके अलावा अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता या नमी का अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर है 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षित आर्द्रता निश्चित की है और इससे अधिक आर्द्रता रहने पर भंडारण के समय फसलों के नुकसान होने का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो सही उत्तर है ब्राज़ील। दोस्तों रबर जो है मुख्य रूप से अमेजन बेसिन या ब्राज़ील में जंगली रूप में उगने वाले हेबिया ब्राइलेजेसिस दूध के वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है और इसके बीज 1876 में पारा ब्राज़ील से भारत लाए गए और 1895 में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर लगाए गए। तो सही उत्तर है भारत में रबर का पौधा ब्राज़ील से लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? ऑप्शन है ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका या केंट्स। तो सही उत्तर ऑप्शन सी अरेबिका। दोस्तों भारत में कहवा की दो मुख्य प्रजातियां हैं, अरेबिका और रोबस्टा, और यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटे अनाज के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखिए मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। तो सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मोटे अनाज जो होते हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा जैसे आयरन, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की मुख्य फसल नहीं है? देखिए चावल, गेहूं, गन्ना और कपास। तो इसमें से आप जानते हैं गेहूं जो है ये रबी की फसल है, जबकि चावल, गन्ना और कपास ये खरीफ की फसलें हैं। रबी फसलों में गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं और खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय और रबी फसलों के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है और ये केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार और फसल संरक्षण पर कार्य करता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्यों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, जबकि बड़ी इलायची के उत्पादक राज्यों में सिक्किम और पश्चिम बंगाल हैं। उड़ीसा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आप जानते हैं गेहूं की जो खेती होती है उसके लिए सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा जरूरी होती है। गेहूं के उगते समय ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बोते समय सामान्य वर्षा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और फसल पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कंद,
प्रकंद, राजोफोर या घनकंद? तो सही उत्तर ऑप्शन बी प्रकंद। दोस्तों अदरक या जिंजर का तना ये मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, उसको प्रकंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो सही उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल जून जुलाई में दोस्तों बोई जाती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ होने पर। तो भारत में जो खरीफ की फसल है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। इसमें चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख रूप से जो हैं खरीफ की फसलें हैं और इनकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है आपके उड़द, गेहूं, राई या मक्का? तो सही उत्तर मक्का। दोस्तों मक्का एक मुख्य नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की और उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है आपके खरीफ, रबी, वार्षिक या मौसमी? तो सही उत्तर है रबी। दोस्तों वर्षा ऋतु के मौसम के बाद जब शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलों का समय होता है और ये फसलें मुख्य रूप से सिंचाई पर निर्भर होती हैं। इनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या गोवा? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, कर्नाटक कॉफी। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक होता है और भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कॉफ़ी की जो कृषि की शुरुआत हुई थी बाबा बूदन पहाड़ियों से और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या सुंदरबन डेल्टा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। दोस्तों मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान जो मालाबार तट है, इसमें नारियल, चावल, सुपारी, केला और गर्म मसाले यहाँ मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? ऑप्शन है आपके, देखिए एक ही साथ दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसमों के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। युग्म पैदावार जो दोस्तों एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार है, जबकि एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना उसको अंतर फसली खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आप जानते भी हैं दोस्तों हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। दोस्तों उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का अर्थ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था और भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक सफल रही, क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों जो कि मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, उर्वरकों का अधिक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास पर जोर दिया गया। भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? ऑप्शन है गन्ने की, चावल की या धान की, कपास की या गेहूं की? तो सही उत्तर है भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर चावल की खेती होती है। चावल जो धान है दोस्तों, चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है और चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन जो है पीली क्रांति से संबंधित है और इसकी शुरुआत मुख्यतः 1986 से मानी जाती है। गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति का संबंध फलों या शहद के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? आपको बताना है। नकदी फसल को कैश क्रॉप कहा जाता है दोस्तों। तो मक्का, चना, प्याज और गेहूं में से किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है? दोस्तों, नकदी फसल वे फसलें होती हैं जो व्यापारिक फसलें हैं और इन्हें किसानों द्वारा अपनी आय के लिए सीधे या सेमी प्रोसेस्ड रूप में बाजारों में बेचा जाता है। नकदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्ता, चाय, कॉफ़ी और तिलहनी फसलें शामिल हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा मक्का। दोस्तों, मक्का जो है ये कैश क्रॉप है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूसा सिंधुगंगा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की, धान की, मसूर की या चना की? तो सही उत्तर है गेहूं की। दोस्तों, पूसा सिंधुगंगा गेहूं की एक प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां लरमा रोजो, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण सोना, अर्जुन, कुंदन, पूसा वसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण और पूसा गौतमी ये गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है मिश्रित खेती, आलू की खेती, स्थानांतरण खेती या वनोन्मूलन की प्रक्रिया। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है और उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में संलिप्त हैं और अपने यहाँ दोस्तों स्थानीय स्तर पर इस खेती को झूम खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबर या गन्ना? तो सही उत्तर है गन्ना। दोस्तों, बागानी या रोपड़ कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगाने के बाद कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता है और बागानी कृषि में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कहवा, नारियल, रबर, कोको, गरम मसाले और केला आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 70% से अधिक, 60 से 70%, 50 से 60% या 50% से कम। तो सही उत्तर है भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा दोस्तों 70% से अधिक है, जिसमें चावल, गेहूं, चना, मटर आदि फसलें शामिल हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त उत्पादन लेने और कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर खेती को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, लेकिन भारत में 70% से अधिक खाद्यान्नों की कृषि के अंतर्गत भूमि आती है। अगला प्रश्न है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं किसकी? देखिए, गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या धान की? तो सही उत्तर ऑप्शन डी धान की। IR-20 और रत्ना चावल ये धान की प्रमुख किस्में हैं। पूर्वी भारत में 3 प्रकार के चावल की खेती होती है। एक तो अमन जिसको शीतकालीन, ओस इसको शरदकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन जो है धान की किस्में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है? आपको बताना है। गेहूं, मक्का, कपास या गन्ना? तो सही उत्तर है कपास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कपास दोस्तों कैश क्रॉप है और इससे रुई तैयार की जाती है। महाराष्ट्र में इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1976, 1987, 1984 या 2002। तो सही उत्तर है 1984 में। दोस्तों, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन को अपनाने से क्या होता है? ऑप्शन है भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ती है। तो सही उत्तर है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन को अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है और क्रमिक रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं फसल चक्र पद्धति, तो ये मृदा के क्षरण को कम करता है। इसके अलावा भूमि की उत्पादन क्षमता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय का उत्पादन होता है पर्वत पर, पठार पर, पर्वतीय घाटी पर या पहाड़ी ढाल पर? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, पहाड़ी ढाल पर। चाय के लिए अच्छी जल निकास वाली ढाल युक्त भूमि की जरूरत होती है और चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है और ऐसी परिस्थितियां पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम? तो सही उत्तर है दोस्तों कोबाल्ट। देखिए, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट होता है जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोबाल्ट जो होता है ये दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए प्रमुख आवश्यक तत्व है। देखिए, कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अभ्यास सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह भूमध्य रेखीय फसल है, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रबर की फसल के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों, ये भूमध्य रेखीय फसल या ट्रॉपिकल क्रॉप है और लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। भारत में केरल जो है रबर उत्पादन के लिए या संपूर्ण उत्पादन का 90% भाग केरल से उत्पादित होता है। तो केरल एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और भारत में जो केरल राज्य है ये रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और भूगोल विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।